बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर हिस्ट्री की एक ऐसी कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी कि जो आजकल इंडिया में कुछ ज़्यादा ही चर्चाओं में रहते हैं। बहुत सारे लोग नापसंद करते हैं, हेट करते हैं, गालियां देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग पॉजिटिव सोच भी रखते हैं और अक्सर डिफेंड करने लगते हैं। अलग अलग दौर के इतिहासकारों ने भी अपने अपने हिसाब से औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में अच्छी और बुरी हर तरह की बातें लिखी, मगर बादशाह से जुड़ी वो एक चीज़ कि जिस पर लगभग सारे ही इतिहासकार एग्री करते हैं और आम लोग भी काफ़ी हद तक जिस चीज़ पर मुत्तफिक नज़र आते हैं, वो ये कि दरअसल इतिहास का ये इंसान एक मिलिट्री जीनियस था। मतलब जंगी मामलात में इस इंसान के पास जो तजर्बा था, जो काबिलियत थी, वो मुगलों के इतिहास में और कहीं पर नज़र नहीं आती है। सिर्फ मुगल हिस्ट्री के अगर कामयाब हुक्मरानों पर भी नज़र डालोगे तो जहां एक तरफ इनमें से ज़्यादातर लोग जंगों पर जाया ही नहीं किया करते थे, या जाते थे तो बहुत कम जाते थे, या सिर्फ एक लीडर ही बनकर शामिल हुआ करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने अपनी पूरी ज़िंदगी ही जंग के मैदान में गुजार डाली थी। अभी उम्र बमुश्किल 15 से 16 साल ही रही होगी कि जब शाहजहां के बेटे मतलब शहजादे औरंगज़ेब ने प्रॉपर जंगों में हिस्सा लेना या फिर जंगों में अपनी फौजों को लीड करना शुरू कर दिया था। और फिर आखिरी सांस तक, मतलब जब 1707 में 88 साल की उम्र में वफात हुई, तब भी ये इंसान जंगों के मैदान में था। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, ये बात है साल 1658 मई के महीने की कि जब औरंगज़ेब आलमगीर की तरफ से अपने बड़े भाई शाह शुजा को एक खत लिखा गया। इस खत में लिखा गया था कि मैं एक सच्चे भाई की तरह तुम्हें कभी भी ज़मीन या पैसे वगैरह की कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। शाह शुजा ने अपने भाई औरंगज़ेब के इस खत का जवाब तो दिया, मगर साथ ही अंदर खुफिया तौर पर औरंगज़ेब से जंग की तैयारियां भी शुरू कर दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? तो मामला ये था कि मुग़ल एम्पायर के जो बादशाह थे, मतलब कि शाहजहां, वो बीमार हो चुके थे और वो वक्त आ पहुंचा था कि जब उनके चारों बेटों के बीच वो खूनी खेल शुरू होने जा रहा था कि जो उस दौर में गद्दी हासिल करने के लिए हुआ था। शाहजहां के जो 4 बेटे थे, उनमें सबसे बड़े थे दारा शिकोह, कि जो शाहजहां के भी दुलारे थे और तख्त के लिए पहली पसंद भी हुआ करते थे। दूसरे नंबर पर शाह शुजा थे कि जिनको औरंगज़ेब की तरफ से ये खत लिखा गया था और जो बंगाल के इलाके में गवर्नर हुआ करते थे। तीसरे नंबर पर औरंगज़ेब थे, जबकि चौथे नंबर पर थे मुराद बख्श। इनमें से बंगाल के इलाके के गवर्नर शाह शुजा ने तो हालात को देखते हुए अपने आप को बादशाह घोषित तक कर दिया था, अपने नाम के सिक्के चलवा दिए और तो और अपने नाम का खुतबा तक पढ़वा दिया। लेकिन जाहिर है गद्दी के 3 और भी दावेदार थे, इसीलिए इन दावेदारों से निपटने के लिए जब पहली ही जंग लड़ने का मौका आया तो पहली ही जंग में शाह शुजा को बड़ी हार झेलनी पड़ी। पहला मुकाबला बनारस के करीब बहादुरपुर के इलाके में शाह शुजा और दारा शिकोह के बीच हुआ। इस जंग में शाह शुजा को हार का सामना करना पड़ा और मजबूरी में पीछे हटना पड़ा, जबकि दूसरा मुकाबला अब शाह शुजा से जीत चुके दारा शिकोह और औरंगज़ेब के बीच हुआ। इन दोनों के बीच तो 1658 में ही एक नहीं बल्कि 2 जंगें हुई, बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ सामूगढ़, और इन दोनों ही जंगों में औरंगज़ेब आलमगीर को बड़ी फतह नसीब हुई। हार के बाद दारा शिकोह ने जान बचाने की खातिर लाहौर की तरफ जाने का फैसला किया, लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर ने लाहौर की तरफ भी दारा शिकोह का पीछा नहीं छोड़ा। और इसी पीछा करने के दौरान ही औरंगज़ेब आलमगीर की तरफ से अपने बड़े भाई शाह शुजा को वो खत लिखा गया था जिसके बारे में हमने शुरू में बात की। क्योंकि दारा शिकोह 2 बार जंगों में हार कर लाहौर की तरफ भाग चुका था, इसके अलावा सबसे छोटा भाई मुराद बख्श ऑलरेडी कैद में था, तो सिर्फ बंगाल का गवर्नर मतलब कि शाह शुजा ही रह गया था, और वो इस वक्त और भी ज्यादा खतरा बन चुका था, क्योंकि बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के लाहौर के रास्ते पर निकल जाने के बाद अब आगरा बिल्कुल खाली हो गया था। औरंगज़ेब आलमगीर को बस यही खतरा था कि कहीं इस मौके का फायदा उठाकर शाह शुजा की तरफ से आगरा पर चढ़ाई ना कर दी जाए, और इसी खतरे को देखते हुए ही अपने भाई की तरफ ये खत लिखा गया था। दोस्तों, शाह शुजा ने बिल्कुल किया भी ऐसा ही था, क्योंकि शाह शुजा ने देखा कि जब आगरा खाली है तो फौरन चढ़ाई का हुक्म दे दिया। बड़ी तेजी के साथ इलाहाबाद और बनारस जैसे शहरों को कंट्रोल में ले लिया गया और आगे बढ़ते हुए जितने भी इलाके आ रहे थे सब पर कब्जा कर लिया जा रहा था। दूसरी तरफ औरंगज़ेब आलमगीर ने भी अपने भाई को खत तो लिखा था, मगर साथ ही में बंगाल में अपना जासूसों का नेटवर्क भी एक्टिव कर दिया था।
تاکہ اگر کچھ بھی ہو تو اس کی خبر فوراً لاہور میں اورنگزیب عالمگیر تک بھی پہنچ سکے۔ اسی لیے جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کی پل پل کی خبر لاہور کے علاقے میں پہنچ رہی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بیٹے سلطان محمد کو اپنے سے پہلے ہی شاہ شجاع کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا، جبکہ لاہور میں چھپا ہوا دارا شکوہ جب لمبے وقت تک نہیں مل سکا تو خود بھی اورنگزیب عالمگیر نے اب اپنے بیٹے کے پیچھے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا اور دارا شکوہ کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری اپنے سرداروں کے سر ڈال دی۔ لہٰذا شاہ شجاع اور اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے سلطان محمد کا آمنا سامنا خجوا کے اس علاقے میں ہوا کہ جو آج فتح پور میں پڑتا ہے۔ جنوری 1659 کا وقت آتے آتے اب سارے ہی لوگ ایک ہی جگہ پر جمع ہو چکے تھے، مطلب کہ شاہ شجاع، ان کی پوری فوج، ان کے سارے ساتھی، دوسری طرف خود اورنگزیب عالمگیر بھی، ان کے بیٹے، ان کی ساری فوج، مطلب کہ اب سارے ہی لوگ ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ اور 4 جنوری کو تڑکے صبح جنگ کا آغاز بھی ہو گیا۔ اس جنگ میں اورنگزیب عالمگیر نے اپنی تمام فوج کو الگ الگ ڈویژنز میں بانٹ دیا تھا اور ہر ڈویژن کے آگے ہاتھی اور بندوقیں تعینات کی گئی تھیں، جبکہ ان کے پیچھے بختر بند گھڑ سوار موجود تھے۔ 4 جنوری کو صبح 8 بجے اورنگزیب عالمگیر اپنے شاہی ہاتھی پر سوار ہوئے اور اپنی فوج کے معائنے کے لیے نکلے۔ اس کے بعد فوج نے موومنٹ شروع کیا، جبکہ 3 بجے تک اب یہ فوج شاہ شجاع کی فوج کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ وقت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اس دن تو دونوں فوجوں کے بیچ کوئی خاص جنگ نہیں ہو سکی، بلکہ دونوں فوجوں نے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رات رکنے کا فیصلہ کیا اور دونوں فوجوں کے جو سپاہی تھے ان کی جو اپنی اپنی پوسٹ تھیں وہیں پر سو گئے، جبکہ اورنگزیب عالمگیر نے بھی میدان جنگ میں ہی ایک جگہ پر ٹینٹ لگوایا اور وہیں سونے کا فیصلہ کیا۔ تبھی اچانک سے ایک وقت ایسا آیا کہ جب رات کے اندھیرے میں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، بلکہ زیادہ تر لوگ تو یہی سوچ رہے تھے کہ شاید رات کے اندھیرے میں دھوکہ دیتے ہوئے شاہ شجاع نے حملہ کر دیا ہے، مگر دراصل وہ کوئی حملہ نہیں تھا، بلکہ ایک دھوکہ تھا کہ جو اورنگزیب عالمگیر کو ان کے اپنے ایک ساتھی کی طرف سے دیا گیا تھا۔ یہ دھوکہ دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ مالواڑ کے راجا جسونت سنگھ تھے۔ یہ شروع میں دارا شکوہ کی طرف سے اورنگزیب عالمگیر کے خلاف لڑے تھے، لیکن جب جنگوں میں دارا شکوہ کو ایک کے بعد ایک ہار کا سامنا کرنا پڑا تو پھر انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ سندھی کر لی، مطلب کہ ڈیل کر لی، اور 14,000 کی فوج لے کر اب یہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے شاہ شجاع سے لڑنے کے لیے پہنچے۔ لیکن یہاں آ کر بھی اب انہوں نے رات کے اندھیرے میں شاہ شجاع کو ایک لیٹر بھیجوایا، جس میں یہ میسج دیا گیا تھا کہ میں اورنگزیب عالمگیر کی فوج پر پیچھے سے حملہ کروں گا، جبکہ تم آگے سے حملہ کرنا۔ مجبوری میں پوری فوج کو پیچھے پلٹنا ہی پڑے گا، اور اس طرح سے اب تم کو پوری فوج کو اچھی طریقے سے کرش کرنے کا، اس کو کچل دینے کا موقع مل جائے گا۔ مگر دوسری طرف شاہ شجاع کو جسونت سنگھ پر یقین ہی نہیں آیا، بلکہ شاہ شجاع کو تو لگا کہ جسونت سنگھ اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ مل کر ان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، تاکہ جیسے ہی ہم کوئی موومنٹ کریں، کچھ بھی کریں تو ہم کو رات کے اندھیرے میں ہی آسانی کے ساتھ دھر لیا جائے۔ اسی لیے جب جسونت سنگھ کے اشارے پر رات کے اندھیرے میں اورنگزیب عالمگیر کی فوج میں بھگدڑ مچی تو جو شاہ شجاع کی فوج تھی وہ اپنی جگہ پر ڈٹی رہی، بالکل بھی نہیں ہلی، اور اس طرح سے ان لوگوں نے ایک بڑا موقع اپنے ہاتھ سے گوا دیا۔ جسونت سنگھ نے اب اپنے لگ بھگ 14,000 راجپوت سپاہیوں کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر کی فوج سے باہر ہونے کا فیصلہ کیا۔ اتنے سپاہیوں کے ایک ساتھ جنگ سے پیچھے ہٹ جانے کے بعد اب اورنگزیب عالمگیر کی جو فوج کی طاقت تھی وہ لگ بھگ آدھی ہو چکی تھی۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ جب اورنگزیب عالمگیر کو جسونت سنگھ کے بھاگ جانے کی خبر دی گئی تو وہ اس وقت اپنے ٹینٹ میں سجدے کی حالت میں تھے۔ ان کو جب بتایا گیا تو انہوں نے بنا کچھ بولے ہی اشارہ کیا کہ مانو وہ کہہ رہے ہوں کہ اگر جسونت سنگھ جاتا ہے تو جانے دو۔ اگلا دن ہوا تو دونوں ہی فوجیں آمنے سامنے آئیں اور اس جنگ کا آغاز ہوا کہ جس نے پھر بھارت کے پورے اتہاس کو بدل کر رکھ دیا۔ جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے اورنگزیب عالمگیر نے اپنی فوج میں سے 10,000 کی ایک ڈویژن بنا کر اس کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ آگے ہاتھی تھے تو پیچھے گھڑ سوار تھے، اور خود اس جنگ میں اورنگزیب عالمگیر بھی لگ بھگ 20,000 سپاہیوں والی ایک ڈویژن کو لیڈ کر رہے تھے۔ دوسری طرف جو شجاع تھے انہوں نے اپنی فوج کو کچھ اس طرح سے ترتیب دیا کہ سب سے آگے تو توپوں کو رکھا، جبکہ اس کے پیچھے ایک سیت میں پوری فوج لگا دی۔ سینٹر کے ساتھ ساتھ بالکل اسی فارمیشن کو ہی دائیں اور بائیں سائیڈ میں بھی اپنایا گیا۔
साथ ही में 2000 के करीब फौजियों को रिजर्व भी रखा गया ताकि जब भी जरूरत पड़े या मौका दिखे तो वो दाएं बाएं या फिर सेंटर किसी भी तरफ से ज्वाइन कर लें। 8 बजते ही दोनों ही तरफ से पहले तोपें दागी गईं और उसके बाद गोलियां चलने की आवाजें आनी शुरू हो गईं। शुजा की तरफ से दाएं और बाएं फ्लैंक्स ने हमला शुरू किया और इन दोनों के आगे 3-3 हाथियों को खड़ा किया गया था जिनके सीनों पर जंजीरें बंधी हुई थीं। शाह शुजा की ये स्ट्रेटेजी कामयाब भी साबित हुई क्योंकि बहुत जल्द ही औरंगजेब आलमगीर का जो बायां फ्लैंक था वो टूटने लगा। शाह शुजा की फौज ने जब ये देखा तो मौका देखते ही उन्होंने अब सेंटर की तरफ भी बढ़ना शुरू किया। औरंगजेब आलमगीर के जो जनरल्स थे वो फौरन बढ़ते हुए इस अटैक को काउंटर करने के लिए आए भी, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी क्योंकि शाह शुजा की तरफ का एक हाथी मदमस्त हो चुका था और वो सेंटर फॉर्मेशन को तोड़ते हुए डायरेक्ट औरंगजेब आलमगीर के पास आ चुका था। ऐतिहासिक किताबों में बस इसी एक लम्हे को इस जंग का सबसे अहम पॉइंट माना जाता है, बल्कि जंग का एक मोड़ माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि जैसे हालात पैदा हुए थे, जो सिचुएशन थी, कोई भी इंसान होता, कोई भी जंग का लीडर होता, वो घबरा कर अपनी जान बचाने की खातिर थोड़ा बहुत पीछे जरूर हटता या फिर उसका घोड़ा या जो हाथी होता वो तो भागने ही लगता। मगर यहाँ पर औरंगजेब आलमगीर ने हर हाल में वहीं डटे रहने का फैसला किया। इवन जब एक लम्हे को औरंगजेब आलमगीर को ये महसूस हुआ कि शायद वो नहीं तो उनका हाथी वहाँ से हिलडुल जाएगा या पीछे हटने की कोशिश करेगा, तो फौरन ही उन्होंने अब अपने हाथी के पैरों को जंजीरों से बंधवा दिया ताकि किसी भी बड़े खतरे या घबराहट की सूरत में वो वहाँ से हिल ही ना सके। क्योंकि मदमस्त हाथी या किसी भी दूसरे बड़े हमले की वजह से भी चाहे पीछे खुद औरंगजेब आलमगीर हटते या उनका हाथी पीछे हटता, दोनों ही सूरतों में उनकी फौज का मोराल टूट जाता। बल्कि इतिहासकारों ने तो लिखा है कि इस जंग में एक और भी ऐसा मौका आया था कि जहां पर औरंगजेब आलमगीर की जंगी सूझबूझ नजर आती है, क्योंकि एक बार शाह शुजा के तगड़े हमले की वजह से जो औरंगजेब आलमगीर की फौज का बायां फ्लैंक था वो टूटने लगा था। औरंगजेब आलमगीर जो सेंटर में थे वो बआसानी मदद के लिए जा सकते थे और मदद कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सेंटर में ही बिल्कुल सीधा जमा रहने का फैसला किया। इसकी वजह ये थी कि औरंगजेब आलमगीर को पता था कि अगर उनका हाथी जरा सा भी इधर उधर मुड़ा तो पीछे की फौज को ये संदेश जाएगा कि शायद औरंगजेब आलमगीर ने वापस होने का या फिर भागने का फैसला कर लिया है। इसीलिए खुद मदद को जाने की बजाय औरंगजेब आलमगीर ने लेफ्ट और राइट की जो लीडरशिप थी उसको मैसेज भिजवाया कि हर हाल में मजबूती के साथ जमे रहें। दूसरी तरफ शाह शुजा ने बिल्कुल इन्हीं मामलों में ही गलतियां कर डाली। इसीलिए शुरू में जो मोमेंटम मिला था वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया और अब औरंगजेब आलमगीर की फौज शाह शुजा पर भारी पड़ने लगी। औरंगजेब आलमगीर की फौज की खतरनाक तोपें कि जो ऑलरेडी शाह शुजा की आधी फौज को खत्म कर चुकी थीं, उनसे बचने के लिए एक लम्हा ऐसा आया कि जब हाथी के बहुत ऊपर बैठे हुए शाह शुजा ने नीचे उतरकर घोड़े पर सवार होकर लड़ने का फैसला किया। लेकिन ये शाह शुजा की बहुत बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि जैसे ही आम फौजियों ने ऊपर मौजूद हाथी को खाली देखा तो उनको लगा कि शायद शाह शुजा या तो मारा जा चुका है या फिर भाग चुका है। हालांकि बाद में शाह शुजा ने अपनी फौज का हौसला बढ़ाने की कोशिश की भी, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी क्योंकि बचे कुचे जो सिपाही थे वो पहले ही भागने लगे थे। फौज की टुकड़ियों के जो सिपह सालार थे उनमें से जिसको भी जहां पर मौका मिला वो उधर को भाग निकला और इस तरह से खजवा की इस जंग में मिली हुई जीत ने अब मुगल सल्तनत की गद्दी के लिए बादशाह औरंगजेब आलमगीर का रास्ता साफ कर दिया था, क्योंकि सारे ही दावेदार रास्ते से हट चुके थे। हालांकि शाह शुजा ने इसके बाद भी मीर जुमला के साथ एक और जंग की थी, लेकिन उस जंग में भी शाह शुजा को हार ही का सामना करना पड़ा। नतीजतन इस बार तो शाह शुजा को पूरा भारत ही छोड़कर आज के बर्मा के इलाके में पनाह लेनी पड़ी थी। तो साथियों, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।